हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूँ लेकर बिहार एसएससी सीजीएल 3 रुक्मणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के बचे हुए क्वेश्चन के साथ। और हम लोगों ने इससे पहले जो किए थे वो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आप लोग अच्छे से किए होंगे और हम लोग आज जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी सिलसिले में हमारा आज का पहला जो 51 नंबर का प्रश्न है वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है। तो आप लोग को बताना है कि गहरा नीला रंग जो कांच हो जाती है वो किस कारण से होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए जो है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच क्या होता है, तो गहरा नीला रंग का हो जाता है। वहीं अगर बात करें कांच जो है वो गहरा काला रंग का किस कारण से होती है, तो कांच का गहरा काला रंग का कारण होता है रजत ब्रोमाइड, ठीक है। अगर रजत ब्रोमाइड मिला दिया जाता है तो कांच जो है वो गहरे काले रंग की हो जाती है, ठीक है। और हम लोग बात करें कि स्याही बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो फेरस सल्फेट का प्रयोग जो है वो स्याही बनाने के लिए किया जाता है, या हम लोग कह सकते हैं कि रंग उद्योग में भी फेरस सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 52 पे। और 52 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है। तो आप लोग को बताना है कि दूध जो है वो खट्टा क्यों हो जाता है, तो इसका कारण आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड के कारण ही क्या हो जाता है, तो दूध खट्टा हो जाता है, ठीक है। अगर वहीं हम लोग बात करें दूध से दही जो जमती है तो वो किस जीवाणु के कारण जमती है, तो दूध से दही जमने के लिए हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु रहता है, वही उत्तरदायी होता है दूध से दही जमाने में, ठीक है। और हम लोग बात करें तो दूध में क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। और नींबू में क्या होता है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। और अचार और सिरका में क्या होता है, तो अचार और सिरका में आप लोग याद रखिएगा एसिटिक अम्ल होता है। वहीं सोडा वाटर या पेयजल जो हम लोग पीते हैं तो उसमें क्या होता है, पेय पदार्थ जो हम लोग पीते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो उसमें क्या रहता है, तो उसमें रहता है आप लोग का कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें टमाटर में, तो टमाटर में क्या पाया जाता है, तो ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें इमली की, तो इमली में जो है वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इन सारी बातों को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 53 पे। और 53 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है। तो देखिए आप लोग बताइए कि किस कारण से जो होता है वो ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किसे कहते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि इसे CFC भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, तो इसे फ्रीऑन भी कहा जाता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा क्या, तो फ्रीऑन। और इसी में अगर हम लोग बात करें क्या, तो ये फ्रीऑन या CFC जो है वो कहाँ से निकलता है, तो ये जो हम लोग कहते हैं कि इसके उत्सर्जन का जिम्मेदार कौन है, तो आप लोग कह सकते हैं कौन सा, तो फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, AC हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो जेट विमान चलता है तो जेट विमान जो है उससे भी निकलने वाली धुआं जो होती है वो ओजोन परत के ह्रास के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और हम लोग बात करें अम्लीय वर्षा का जिम्मेदार कौन है, तो अम्लीय वर्षा जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है, ठीक है। तो आप लोग इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अगर वहीं हम लोग बात करें कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो N2O, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हंसने वाला गैस कहते हैं, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी, तो प्रिस्टले के द्वारा इसकी खोज किया जाता है, ठीक है। और अम्लीय वर्षा से क्या हो रहा है, तो ताजमहल को क्षति पहुंच रहा है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ताजमहल का जो रंग है वो फीका पड़ रहा है, आप लोग कह सकते हैं कि हल्के पीले रंग का होते जा रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 54। और 54 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि, तो आप लोग को बताना है कि
पाले से पौधे क्यों मर जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाती है। ठीक है, तो उत्तकों में क्या हो जाता है? तो यांत्रिक क्षति होती है और उसमें शुष्कन हो जाता है। अगर वहीं हम लोग बात करें कि पौधे के द्वारा अनावश्यक जो जल है उसका वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? कौन सी क्रिया कहलाती है? तो वो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। और आप लोग याद रखिएगा कि वाष्पोत्सर्जन की दर जो है हम लोग किस में मापते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि पोटोमीटर। ठीक है, तो पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 55 पे। और 55 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट वेस्ट कौन सा है? तो कौन सा वेस्ट हो जाएगा मानव में? तो इसका आप लोग आंसर कीजिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी, यूरिया जो हो जाएगा मानव में क्या है? तो नाइट्रोजनी अवशिष्ट है। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति के आप लोग जो मूत्र है या और मूत्र में कितना जल होता है? तो मूत्र में जल का परसेंटेज जो होता है वो 96% होता है। और वहीं हम लोग अगर बात करें कि इसमें यूरिया कितना होता है? तो यूरिया जो होता है वो 2% होता है। ठीक है, और यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है वो 46% होता है। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, और वहीं बात करें कि मानव शरीर के वृक्क जिसे हम लोग किडनी कहते हैं तो वो क्या है? तो मानव शरीर का वो आप लोग कह सकते हैं कि प्रमुख उत्सर्जी अंग है। और इसी में क्या होता है? तो इसी के द्वारा ये यूरिया को अलग किया जाता है। ठीक है, और अगर आप लोग याद रखें तो वृक्क जो होता है वो पेरिटोनियम नामक झिल्ली से क्या रहता है? तो ढका रहता है। तो आप लोग से हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि वृक्क किस झिल्ली से ढका रहता है? तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कौन सा? तो पेरिटोनियम। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान जो होता है 4.8 से लेके 8.4 तक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 56। और 56 नंबर प्रश्न क्या करा? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे बड़ी जीवित पक्षी है। ठीक है, और वहीं अगर बात करें कि सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो सबसे छोटी पक्षी जो है वो हमिंग बर्ड है। आप लोग याद रखिएगा कौन सा? तो हमिंग बर्ड। ठीक है, अगर वहीं बात करें हम लोग कि ये जो टोडा है, ये टोडा पक्षी जो है वो विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। और शुतुरमुर्ग के अंडे के बारे में आप लोग जानते होंगे क्योंकि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा है और ये एक कोशिकीय अंडा होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और इसी में आप लोग याद रखिएगा कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कैलाश सांखले को कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 57। और 57 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? डेंगू ज्वर का कारण है। तो आप लोग बताइए कि डेंगू किस कारण से होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वायरस। ठीक है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वायरस के कारण होता है। और आप लोग याद रखिएगा इसमें कि और कौन कौन से रोग वायरस के कारण होते हैं? तो जिसमें रेबीज होता है, पीलिया होता है, डेंगू होता है, एड्स होता है और आप लोग याद रख सकते हैं खसरा होता है। तो ये सारे जो हैं वो वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, अगर वहीं हम लोग बात करें ये जीवाणु से होने वाले रोग, तो जीवाणु से होने वाले रोग जो हैं वो डिप्थीरिया, काली खांसी, हैजा, टाइफाइड, टिटनस, तो ये सारे जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? तो आप लोग याद रख सकते हैं कि मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, पेचिस हो गया, कालाजार हो गया, सोने की बीमारी हो गया, तो ये सारे प्रोटोजोआ से होते हैं। और वहीं हम लोग अगर बात करें कवक से होने वाले, तो कवक से होने वाले में जैसे दम्मा हो गया, दाद हो गया, खाज हो गया, गंजापन हो गया, एथलीट फुट हो गया, तो ये सारे कवक से होने वाले रोग हैं। ठीक है, और इन सब का ट्रिक जो है वो हमारे
यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप लोग ट्रिक के सेशन के सीरीज में जाके देख सकते हैं और वहाँ से ट्रिक से आप लोग इन सब चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 58 पे। 58 नंबर प्रश्न क्या करा है? थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो आप लोग को बताना है कि थैलासीमिया जो बीमारी है वो उससे कौन सा अंग हमारे शरीर का प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, रुधिर, ठीक है। और आप लोग कह सकते हैं क्या? तो रुधिर जो है, या हम लोग कह सकते हैं रक्त या खून या ब्लड, ठीक है। तो ब्लड जो होता है वो जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? तो ब्लड से जमने से रोकता है विटामिन के, ठीक है। ब्लड को जमने से कौन रोकता है हमारे शरीर में? तो विटामिन के, ठीक है। और वहीं हम लोग अगर बात करें कि वर्णांधता या हीमोफीलिया, या आप लोग कह सकते हैं, तो ये किस तरह की बीमारी है? तो ये आप लोग कह सकते हैं कि ये आनुवांशिक बीमारी है, जो एक वंश से दूसरे वंश में जीन के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। और हम लोग बात करें तो सिजोफ्रीनिया जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि मस्तिष्क रोग है, या इससे सिजोफ्रीनिया से जो होता है उससे क्या होता है? तो हमारा मस्तिष्क जो होता है वो उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, और वो मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 59 पे। 59 नंबर प्रश्न क्या करा? असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए, तो आप लोग को बताना है कि इसमें असमान वेग है और एक समान त्वरण है, तो इस वेग से अगर कोई पिंड चल रहा है तो कैसा होगा? तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसमें वेग समय ग्राफ जो होगा वो किस तरह का होगा? तो रैखिक होगा, ठीक है। अब देखिए एक समान त्वरण होगा तो किस तरह का बनेगा? तो देखिए एक समान त्वरण के लिए इस तरह का बनता है, तो रैखिक बन गया, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं इसमें क्या होगा? तो रैखिक होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 60। और 60 नंबर प्रश्न क्या करा? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो आप लोग को मैंने पिछले ही क्लास में बताया था कि पिछला सेट जो हम लोगों ने किया था उसी में, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो आप लोग का इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये दूध उत्पादन से है, और इसे कौन सी क्रांति कहते हैं हम लोग? तो इसे हम लोग श्वेत क्रांति कहते हैं, ठीक है। और आप लोग को याद रखना है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। और ये श्वेत क्रांति कब हुआ था? तो यह ऑपरेशन फ्लड, तो ये आप लोग याद रखिएगा 1970 ईस्वी, ठीक है। तो ये सारे बात आप लोग याद रख सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 61 पे। और 61 नंबर प्रश्न क्या करा? ध्वनि की आवृत्ति न्यू, तरंगदैर्घ्य लेम्डा और चाल भी के बीच क्या संबंध है? तो देखिए ये क्या संबंध हो जाता है? तो आप लोग कह सकते हैं कि v इजकल टू होता है, v इजकल टू क्या हो जाता है? तो एन लेम्डा, या कह सकते हैं न्यू लेम्डा, ठीक है। और न्यू लेम्डा हो गया, और अगर ये यहाँ से हम लोग न्यू निकालें तो न्यू इजकल टू क्या हो जाएगा? तो न्यू इजकल टू आप लोग कह सकते हैं कि v बाय लेम्डा हो जाएगा। तो देखिए क्या रिलेशन निकल के आया आप लोग का? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारी आवृत्ति जो है वो बढ़ती है तो तरंगदैर्घ्य घट जाती है, या हम लोग कह सकते हैं जब तरंगदैर्घ्य बढ़ती है तो आवृत्ति घट जाती है, जब तरंगदैर्घ्य घटती है तो आवृत्ति बढ़ जाती है। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आप लोग ये बात याद रख सकते हैं, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं कि व्युत्क्रम है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर आप लोग इसी में एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो तरंगदैर्घ्य है, तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? तो तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रम होता है। कौन सा? तो एंगस्ट्रम, ठीक है। आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, एंगस्ट्रम। और इससे डिनोट हम लोग कैसे करते हैं? तो इसका ए के ऊपर जो ये जीरो जैसा लगा रहता है, तो इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रम को ऐसे लिखते हैं। और इसी में आप लोग याद रख सकते हैं कि एक एंगस्ट्रम इजकल टू कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रम हम लोग बात करें तो 1 एंगस्ट्रम इजकल टू 10⁻⁻10
मीटर होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 62 पे। और 62 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सुमेलित कीजिए। तो इसे आप लोग सुमेलित कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ए में दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक दाब का सिद्धांत। तो हाइड्रोक्लोरिक दाब का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो ये पास्कल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो 3 में हमारा पास्कल है। उसके बाद कह रहा है गति के जड़त्व का सिद्धांत, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था गैलीलियो के द्वारा, ठीक है। अगर वहीं हम लोग बात करें सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत, तो हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और वहीं हम लोग बात करें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कौन दिए थे, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा आप लोग का कौन सा, तो 3 2 1 4। तो 3 2 1 4। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, 3 2 1 4, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या करा, तो अगला प्रश्न कह रहा है 63 नंबर। तो ये भी आप लोग को सुमेलित करना है। सूची 1 व सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसका आप लोग क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर करें। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि फर्मी का क्या हो जाएगा, तो फर्मी का आपका हो जाएगा तीसरा 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और एंगस्ट्रम का मैंने अभी आपको बताया, तो एंगस्ट्रम का क्या हो जाएगा, तो एंगस्ट्रम का आप लोग कह सकते हैं कि पहला, तो बी का हो जाएगा पहला 10⁻10⁻10 मीटर, ठीक है। और वहीं हम लोग बात करें एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, ठीक है। और वहीं एक पारसेक की बात करें, तो एक पारसेक कितना हो जाता है, तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, तो इससे हमारा आंसर निकल के आएगा 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 किस में है, तो 3 1 4 2 हमको देखना है। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए किस में दिया गया, तो ये देखिए डी में दिया गया 3 1 4 2। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 64। और 64 नंबर प्रश्न क्या करा, कार्नोटाइट किसका अयस्क है, तो इसका सही आंसर आप लोग कीजिए। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम का ये जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि अयस्क है, ठीक है। और यूरेनियम का एक और अयस्क आप लोग याद रखिएगा, कौन सा, तो पिंच ब्लैक, ये बार बार पूछा जाता है, पिंच ब्लैंड जो है वो यूरेनियम का अयस्क है, ठीक है। और अगर वहीं हम लोग बात करें कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। और बात करें हम लोग कि भारत में यूरेनियम का क्या है, तो यूरेनियम की खान कहाँ है, तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो कहाँ से होता है, तो झारखंड से होता है। और झारखंड में भी कहाँ से, तो आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो जादूगोड़ा से, ठीक है। तो जादूगोड़ा से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब आप लोग से पूछा जा सकता है कि यूरेनियम को किस तरह का धातु कहा जाता है, तो यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है, या हम लोग कह सकते हैं क्या, तो मेटल ऑफ होप, ठीक है। तो मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है, तो यूरेनियम को कहा जाता है। आप लोग और भी चीज़ें याद रख सकते हैं, जैसे फिलोसफर वुल, तो फिलोसफर वुल जो है वो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। उसी तरह झूठा सोना, तो झूठा सोना किसे कहा जाता है, तो आयरन पायराइड को कहा जाता है। और आप लोग कह सकते हैं कि रणनीतिक धातु, तो रणनीतिक धातु जो है वो टाइटेनियम को कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि मेटल ऑफ फ्यूचर, तो मेटल ऑफ फ्यूचर किसे कहते हैं, तो प्लूटोनियम को कहते हैं। फ्यूचर ने मेटल ऑफ फियर, ठीक है, मेटल ऑफ फियर किसे कहते हैं, तो प्लूटोनियम को कहते हैं। अगर वहीं हम लोग बात करें लाइफ सेविंग मेटल किसे कहते हैं, तो लाइफ सेविंग मेटल जो है वो रेडियम को कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर किस पे, तो 65 पे। और 65 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल सैचुरेटेड फैटी एसिड छांटिए। तो बताइए इसमें से कौन सा सैचुरेटेड फैटी एसिड या संतृप्त वसा अम्ल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा पामेटिक एसिड जो है वो किस तरह का है, तो संतृप्त वसा है, ठीक है।
अगर इसी में हम लोग बात करें तो संतृप्त वसा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो नारियल का तेल आप लोग कह सकते हैं, या तार का तेल जो है वो संतृप्त वसा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, और आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो पामेटिक अम्ल है वो 16 कार्बन परमाणु वाले यौगिक हैं। ठीक है, 16 कार्बन परमाणु वाले क्या है, तो यौगिक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66, और 66 नंबर प्रश्न क्या करा है, पंप्स है। तो आप लोग को बताना है कि पंप्स क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है पंप्स। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, तो ये गला से संबंधित बीमारी उत्पन्न कर देता है। ठीक है, और ये विषाणु से होता है, और आप लोग याद रखिएगा कि जैसे एड्स हो गया, या छोटी माता हो गया, या आप लोग कह सकते हैं क्या, तो चिकनगुनिया, तो ये सब किससे होता है, चेचक, तो ये सारे किससे होता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि विषाणु से होता है या वायरस से होता है। ठीक है, और हम लोग बात करें कि एड्स विषाणु के लिए आजमाई गई सबसे दवा जो है वो कौन सी दवा है, तो आप लोग को याद रखना है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो जीडोवुडीन जो है वो सबसे कारगर दवा अभी तक माना गया है इसे, जीडोवुडीन को। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, और 67 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो फिर से हमको सूची मिलाना है, और क्या कर रहा है, सूची 1 व सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सर्दी किस कारण से होती है, तो सर्दी जो है वो आप लोग याद रखिएगा विषाणु के कारण या वायरस के कारण। ठीक है, और फाइलेरिया किसके कारण होता है, तो फाइलेरिया जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि परजीवी कृमि के कारण होता है। ठीक है, और मलेरिया तो आप लोग को पता है कि प्रोटोजोआ के कारण होता है, और आंत्रज्वार, तो आंत्रज्वार को क्या कहते हैं हम लोग, तो आंत्रज्वार को टाइफाइड कहा जाता है। ठीक है, और टाइफाइड किस चीज़ से होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 किस में है, देखिए तो 1 3 4 2, देखिए ऑप्शन बी में है 1 3 4 2, तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा, तो 68 पे, और 68 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 68 नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। तो आप लोग को बताना है कि कौन से शैवाल का प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के लिए अंतरिक्ष में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेला। ठीक है, और क्लोरेला जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो और इसे कहाँ जमाते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि वो ईंधन ऑयल जो टैंक होता है उसी में इसको जमाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे बर्फ़ पे उगने वाले शैवाल कौन से होते हैं, तो बर्फ़ पे जो शैवाल उगते हैं उसे क्रिप्टोफाइट्स कहता है। ठीक है, तो क्रिप्टोफाइट्स किसे कहा जाता है, तो जो शैवाल बर्फ़ से उगते हैं। वहीं अगर बात करें कि जो शैवाल चट्टानों पे उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो चट्टानों पे उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा लिथोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, और वहीं हम लोग अगर बात करें कि कछुए के पीठ पर उगने वाला शैवाल क्या कहलाता है, तो कछुए के पीठ पे जो शैवाल उगते हैं उसे प्रोटोडर्मा कहते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि घोंघे के ऊपर जो शैवाल उगते हैं उसे क्या कहते हैं, तो घोंघे के ऊपर जो शैवाल उगते हैं उन्हें क्लेडोफोरा कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इन्हें ज़रूर याद रखिएगा, और हो सकता है कि ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछ लिए जाएं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है 69 नंबर। 69 नंबर का प्रश्न कर रहा है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है। तो आप लोग को बताना है कैल्शियम कार्बाइड पे जब पानी गिराते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है वो एसिटिलीन। ठीक है, तो एसिटिलीन गैस जो होता है वो उत्पन्न होता है, और हम लोग एसिटिलीन गैस का उपयोग किस लिए करते हैं, तो कृत्रिम रूप से हम लोग फल पकाने में एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। और एसिटिलीन जो है वो एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, और एल्काइन श्रेणी किसे कहते हैं, तो एल्काइन श्रेणी जो होता है वो CN
H2n-2, ठीक है। तो ये किस श्रेणी में आता है, तो एल्काइन श्रेणी में। और एसिटिलीन जो है उसका प्रथम सदस्य होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगर एसिटिलीन का फॉर्मूला आप लोग से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो C2H2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। और 70 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे होते हैं। तो ये आप लोग को बताना है कि पीले रंग का जो हेडलाइट लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है। ये क्या होता है, पीला प्रकाश होता है जब कोहरा छाया रहता है तो ये कोहरे में भी दूर तक फैलती है और हमें विजिबिलिटी जो होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी देखने की क्षमता जो है वो थोड़ी उसकी दूरी जो है बढ़ जाती है, ठीक है। और पीले रंग के प्रकाश जो होती है वो किस तरह की प्रकाश होती है, तो आप लोग याद रखिएगा मोनोक्रोमैटिक होती है, ठीक है। और इसी कारण ये ज़्यादा दूरी तक जा पाती है कोहरे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा, तो 71। और 71 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। तो आप लोग को बताना है कि ये पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा संगठक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है। तो ये सही उत्तर है। और आप लोग कह सकते हैं कि इसमें जो होता है लाइम जो होता है वो 50 से 60% लाइम होता है, और सिलिका जो होता है वो कितना, तो 20 से 25%, और एल्यूमिना कितना होता है, तो 10 से 5%, ठीक है। और इसी में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है ये पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किनके द्वारा की गई थी, तो पोर्टलैंड सीमेंट की खोज जो है वो आप लोग याद रखिएगा जोसेफ कौन, तो जोसेफ एस्पिडीन के द्वारा किया गया था रहता है इसका पोर्टलैंड सीमेंट का। और कब किया जाता है, तो 1824 में। तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि ये किसके द्वारा खोजा गया है पोर्टलैंड सीमेंट। और अगर इसमें बात करें कि जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, और जिप्सम और शक्कर जो है वो इसमें मिलाने से क्या होता है, तो इसका जो जमने का समय है, या हम लोग कह सकते हैं जमने का जो दर है उसको क्या कर दिया जाता है, तो जमने की समय को बढ़ा दिया जा सकता है जिप्सम मिला के, ठीक है। अगर वहीं बात करें कि कैल्शियम क्लोराइड अगर मिला दिया जाए, तो कैल्शियम क्लोराइड मिलाने से क्या होता है, तो जमने की जो समय होती है उसको कम कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है, 72 नंबर, इंसुलिन स्रावित होती है। तो आप लोग को बताना है कि ये कहाँ से स्रावित होती है, और ये काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हो रहा है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ये पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में स्रावित होती है। और अग्नाशय में भी कहाँ से ये स्रावित होती है, तो आप लोग याद रखिएगा कि अग्नाशय में आप लोग लैंगरहैंस द्वीप के बीटा सेल से जो होता है वो ये इंसुलिन स्रावित होता है। वहीं अगर बात करें कि अल्फा सेल से क्या स्रावित होता है, तो अल्फा सेल से जो है आप लोग याद रखिएगा ग्लूकागॉन, ठीक है। ग्लूकागॉन जो है वो अल्फा सेल से स्रावित होती है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि डेल्टा क्षेत्र से, तो डेल्टा क्षेत्र से जो है वो आप लोग कह सकते हैं सोमेटोस्टैटिन, ठीक है। सोमेटोस्टैटिन जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो डेल्टा से, ठीक है, डेल्टा सेल से। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न नंबर कौन सा है, और इसी में आप लोग याद रख सकते हैं कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इंसुलिन की कमी से जो है वो मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। और इंसुलिन की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो इंसुलिन की खोज जो है वो बेंटिक और बेस्ट के द्वारा कब किया जाता है, तो 1921 में। तो ये बात आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73। और 73 नंबर प्रश्न क्या करा, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो आप लोग को बताना है कि ये कहाँ से निकलेगी अपवर्तन के बाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम लोग कि अवतल लेंस का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं,
तो निकट दृष्टि दोष जो होती है उसको दूर करने में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और वहीं उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, तो उत्तल लेंस का हम लोग कह सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष जो होती है तो उसको दूर करने में हम लोग उपयोग करते हैं उत्तल लेंस का। ठीक है, तो देखिए अवतल में कितने वर्ड हैं, तो अवतल में जो होते हैं वो 4 वर्ड होते हैं। ठीक है, और तो 4 का आप लोग याद रखिएगा, 4 का 3 और 3 क्या, तो निकट, निकट में 3, तो 4 से 3, तो आप लोग कह सकते हैं कि अवतल निकट दृष्टि दोष को दूर करता है। और उत्तल में कितने होते हैं, तो उत्तल में 3 होते हैं। और उत्तल क्या करता है, तो दूर की दृष्टि दोष, तो दूर में कितने, तो 2, तो आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि 4 का 3 और 3 का 2। तो अवतल लेंस जो होती है वो आप लोग कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और उत्तल लेंस जो है वो दीर्घ दृष्टि दोष या दूर की दृष्टि दोष को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 74 पे। और 74 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन कौन सा है, तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है, तो इन तीनों को बाद में इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है 75 नंबर, जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। और 75 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, टीन और सीसा का मिश्र धातु है सोल्डर। ठीक है, और आप लोग से और भी धातुएं पूछ लिया जाता है जो किन किन धातु से बना होता है। तो जैसे आप लोग याद रखिएगा गन मेटल, तो गन मेटल जो है वो कॉपर, जिंक और टीन का बना होता है। ठीक है, अगर वहीं हम लोग बात करें जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर कह सकते हैं कॉपर, जिंक और निकेल का बना होता है जर्मन सिल्वर। अगर हम लोग बात करें फ्यूज तार की, तो फ्यूज तार जो होती है वो टीन और सीसा। ठीक है, तो फ्यूज तार भी टीन और सीसा का ही बना होता है। अगर हम लोग बात करें पीतल की, तो आप लोग को याद होगा पीतल जो हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं पिताजी, तो पीतल जो है जिंक और कॉपर से बना होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इसी में कि डच मेटल, तो डच मेटल जो है वो कॉपर और जिंक का बना होता है। और अगर हम लोग बात करें मुंज मेटल की, तो मुंज मेटल जो होता है वो किसी से, तो कॉपर और जिंक से ही बना होता है। तो ये सारी बात आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछ लिए जाते हैं, तो काफ़ी ज़रूरी है इसे याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये हमारा बचा हुआ क्लास था, तो इसे मैंने आपको पूरा करा दिया। और हम लोग फिर आज संध्या में ही मिलेंगे अगले सेट 11 के साथ। ठीक है, तो आप लोग उसे भी देखना ना भूलें। और वो हम लोग कब लेके आएंगे, तो संध्या 6:30 बजे में। ठीक है, अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे भी देख के अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर मिलेंगे संध्या 6:30 बजे में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।